गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मारामूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हर बार पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर उठा करके देखोगे तो हर बार एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आता ही आता है। कम से कम एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हर बार आता है। वो 4 मार्क्स का भी हो सकता है, वो 6 मार्क्स का भी हो सकता है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज करनी होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है वो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ आएगी तब तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप नहीं सोल्व कर पाओगे। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, property of determinant, the value of determinant unchanged if its row are changed into column and column into row। उसने कहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है 2 3 1 4। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है? 4 टू जा 8 -3, यानी कितनी आई है? 5 आई है। अब मैंने क्या किया, ये ए था, सपोज करो ए का डिटर्मिनेंट था। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब इसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में, यानी 2 3 का जो रो थी इसको कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब स्टूडेंट्स यानी ये क्या हुआ, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, यानी ये इसका ट्रांसपोज हो गया, जो ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं सभी रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज। ये देखिए 2 4 जा 8 -3, अगेन द आंसर इज 5। इट मीन्स ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो किसके इक्वल होता है? ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है, ये दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। उसने कहा है अगर कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 4 1 1 3 1। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 4 माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही करते हैं एक्सपेंड। 4 -3, फिर इसके साथ माइनस का 2 इंटू फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 2 -1, फिर प्लस का 3 इंटू, अब इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे, 2 3 जा 6 -4। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 4 -3 1 -2 -1 1 -2 -2 6 -4 2 2 3 जा 6। तो 6 + 1 7 -2, ये 5 आया आंसर। अगर अब मैंने क्या किया, कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, चाहे तो आप किसी भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है। सपोज पहली रो को दूसरी बनाओ या दूसरी को पहली, या पहली को दूसरी को तीसरी बनाओ, तीसरी को दूसरी, या पहली को दूसरी पहले कॉलम को दूसरा कॉलम, दूसरे को पहला, या दूसरे को तीसरा, तीसरे को दूसरा। कोई भी दो कॉलम को या दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में माइनस का फर्क पड़ेगा। देखिए मैं करता हूं, सेकंड रो को थर्ड में चेंज करता हूं। सपोज सेकंड रो को थर्ड में, यानी मैंने क्या किया, R2 इंटरचेंज, इंटरचेंज का साइन स्टूडेंट ये होता है R2 इंटरचेंज R3, यानी R2 की जगह R3 लिख दी और R3 की जगह R2 लिख दी। तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट? 1, R1 में कोई चेंज नहीं किया, 1 2 3, R2 को R3 में चेंज किया, यानी R3 की जगह R2 आ जाएगा, या और R2 की जगह R3, 1 3 1 ऊपर चला जाएगा, 1 3 1, और 2 4 1 नीचे आ जाएगा, 2 4 1। अब इसको एक्सपेंड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो प्लस का 1 इंटू 3 -4, फिर माइनस का 2 इंटू, अब इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे, 1 -2, और फिर प्लस का 3 इंटू, इसको छोड़ो 4 -6। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3 -4 -1, 1 -2 -1, माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ये,
प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, माइनस 2 3 जा 6, माइनस का 6, तो ये माइनस का 7 प्लस का 2, ये माइनस का 5 आया। यानी ये प्लस का 5 था, ये माइनस का 5 आया। तो यानी दो रो को या दो कॉलम को, किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में माइनस का फर्क पड़ जाएगा। अगर वो -5 है तो +5 आ जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगी। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी? 0। कोई भी दो रो या दो कॉलम को एक जैसे लेते हैं, सपोज ये डेल्टा डिटर्मिनेंट है 1 5 6 2 3 1 1 5 6। तो हमने देखा यहाँ पे पहली रो और थर्ड रो एक जैसी है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी स्टूडेंट्स। आप एक्सपेंड करके देखिए, 1 इंटू प्लस का 1 इंटू 3 6 जा 18, माइनस 5 1 जा 5, माइनस का 5 इंटू, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 2 6 जा 12 माइनस 1, प्लस का 6 इंटू, इसको छोड़ो 2 5 जा 10 माइनस 3। तो ये आएगा 18 माइनस 5, ये आएगा 13, माइनस 12 माइनस 1 11, 11 5 55, और 10 माइनस 3 7, 7 6 42। अब देखिए 42 प्लस 13 55 माइनस 55, आंसर इज 0। यानी यहां से थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम एक जैसे है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ वी ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय सम स्केलर, सम स्केलर और सम कांस्टेंट कह सकते हैं हम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज k टाइम द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी? उसी स्केलर के टाइम्स आ जाएगी। मींस यानी कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कांस्टेंट कोई भी k है, तो जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे तो वो भी k टाइम्स आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 4 6, या फिर मैं 2 इंटू 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, सपोज करो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? ये सपोज यहाँ पे 3 है, 1 3 2 4। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4 माइनस 2 3 जा 6, ये आई -2। अब मैंने क्या किया, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3R1, यानी R1 की जगह क्या कर दिया? 3R1। उसने क्या कहा है, अगर हम प्रत्येक एलिमेंट को इन ए रो और कॉलम, किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू को देखेंगे, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू से उतने ही टाइम आ जाएगी जिससे मल्टीप्लाई किया। मान लो k से मल्टीप्लाई है तो k टाइम आ जाएगी, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स आ जाएगी, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स आ जाएगी। जैसे मैंने अब ये डिटर्मिनेंट था, इसकी वैल्यू -2 आई, अब मैंने R1 के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब प्रॉपर्टी लगती कैसे स्टूडेंट्स? यानी R1 की जगह क्या लिखना है? R1 की जगह लिखना है 3R1। तो क्या आएगा? 3, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, ये 2 4, R2 ऐसे कैसे? अब इसकी वैल्यू कितनी आई है? 3 4 जा 12, माइनस 9 2 जा 18, तो ये कितनी आई स्टूडेंट? -6। तो यानी ये जो -6 है ये कितना टाइम्स है? जो पहले ओरिजिनल वैल्यू से कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। यानी ये आई है, यानी 3 इंटू ओरिजिनल वैल्यू, यानी 3 टाइम्स आई है ओरिजिनल, यानी जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया था उसी के उतने ही टाइम्स आई है ओरिजिनल वैल्यू के। मीन्स अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो को या किसी कॉलम को किसी स्केलर से यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी उतने ही टाइम हो जाएगी। यानी अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सेम रखना है तो उसी कांस्टेंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यानी डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको कांस्टेंट से यानी 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे बाहर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ही मेरे पास वो ओरिजिनल वैल्यू आएगी। मीन्स अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, देखिए बाहर, तो मेरे पास 3 2 जा 6,
अगेन ये -2 आ गई ना, तो यानी हमारे पास क्या आई, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ही हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। उसने कहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो में या कॉलम में, यानी किसी रो के या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट किस तरह से एक्सप्रेस है, सम ऑफ टू और मोर टर्म के साथ एक्सप्रेस है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को भी दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 a प्लस बी, या a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, यहाँ पे c1 c2 c3, यहाँ पे d1 d2 d3। अब मैंने देखा पहले कॉलम में जो प्रत्येक टर्म है दो टर्म्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस है, यानी फर्स्ट कॉलम का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो टू टर्म्स की सम की फॉर्म में है। तो इस डिटर्मिनेंट को फिर हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट जो कॉलम है उसको हम बाइफ्रिकेट करेंगे। किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, a1 a2 a3 के साथ सेकंड और थर्ड कॉलम, c1 c2 c3 d1 d2 d3, प्लस का साइन b1 b2 b3 के साथ b1 b2 b3 के साथ सेकंड और थर्ड कॉलम, c1 c2 c3 d1 d2 d3। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे। सपोज स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है कहीं पे, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे तो भी यहाँ पे माइनस लिख दें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये मेन प्रॉपर्टी है, ज्यादातर हम इस प्रॉपर्टी का इस एक्सरसाइज में यूज करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान से समझना है। उसने कहा है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनचेंज इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बी एडिड और सब्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं हम, एडिड और सब्सट्रैक्ट, एडिड और सब्सट्रैक्ट बाय सम मल्टीपल के ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। उसने कहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कब नहीं फर्क पड़ता, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम के या किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, यानी किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके किसी अदर कॉलम में और अदर रो में अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है 2 1 3 6, ये है मेरे पास डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2 6 12 -3 यानी 9। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो को या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी रो में या कॉलम में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज। सपोज स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, R1 में R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं। सपोज R1 में क्या करता हूं स्टूडेंट्स, मैं R1 में प्रॉपर्टी लगाता हूं। प्रॉपर्टी ऐसे लगती है स्टूडेंट्स, यानी R1 की जगह क्या लिखेंगे, R1 में ऐड करेंगे किसको, 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को। अब 2 से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो को ऐड कर रहे हैं हम फर्स्ट रो में, तो अब मुझे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी अदर रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अदर रो में ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं तब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, तो R1 में कैसे लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट,
यानी फर्स्ट रो में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8 हो जाएगी। फिर 1 में क्या ऐड होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 और 1 13। तो फर्स्ट रो ये बन गई, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया हमने। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी हमारे पास, 8 6 जा 48 माइनस 13 3 जा 39। तो ये आंसर कितना आया, 9। अब मैंने कहा है चाहे ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैं माइनस भी करता हूँ, सपोज ऐसे करता हूँ, R1 की जगह R1 माइनस 2R2 करता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, यानी R2 को 2, R1 क्या 2 और 1, और इसमें से माइनस करना है किसको, 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को। R2 ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 6 2 12 माइनस 12, और यहाँ पे R2 है जो 3 6। तो ये क्या बनी है स्टूडेंट्स, 2 - 6 - 4 3 - 11 6। अब भी आंसर वही रहेगा, माइनस इसकी एक्सपेंड करो स्टूडेंट्स, -24 माइनस 11 33 माइनस माइनस प्लस का 33। तो आंसर कितना आया, अगेन 9। तो यहां से क्या पता चला स्टूडेंट्स आपको, यानी अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में या कॉलम में किसी अन्य डिटर्मिनेंट की रो को या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे उसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी पहली रो में ऐड किया है तो मुझे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं भी, R1 में अगर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ना, R1 में सपोज करो ऐड कर रहा हूँ तो R1 को नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। R1 में अगर किसी रो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ ना, R1 में किसी अन्य रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं। अगर R2 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो R2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन R2 में किसी अन्य रो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं या माइनस भी कर सकता हूं स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई चाहे 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं लग सकती हमारे पास प्रॉपर्टी। जैसे ये ऐसे नहीं लग सकती, जैसे R1 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2R1 प्लस R2, ऐसे कभी भी नहीं लग सकती। अगर R1 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो R1 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यस, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट मैं कर सकता हूं। ऐसे नहीं कर सकता, R2 में मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे तो कर सकता हूं, और R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें R1 ऐड कर दूं, ऐसे नहीं हो सकता। यस, ऐसे हो सकता है, R2 में इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट मैं कर सकता हूं स्टूडेंट्स। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट्स 8वीं प्रॉपर्टी आपके पास, 7th प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। उसने कहा है 2 स्केयर मैट्रिक्स है जिनका सेम ऑर्डर है, उनका अगर मैं डिटर्मिनेंट करूं, उनकी प्रोडक्ट का अगर मैं डिटर्मिनेंट करूं तो वो किसके इक्वल होगा, उनकी अलग अलग से मैं प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करता हूं, उनकी अलग अलग का डिटर्मिनेंट लेके अगर उनकी प्रोडक्ट करता हूं तो वो इसके इक्वल होगा। जैसे सपोज करो मुझे ए और बी सेम ऑर्डर की, हमारे पास सेम ऑर्डर की क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है, यानी 2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3 यानी 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, सेम ऑर्डर की है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, अगर उन दोनों की मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई कर लूं पहले और उसका डिटर्मिनेंट करूं, वो किसके इक्वल होगा, अलग अलग से दोनों का डिटर्मिनेंट करके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं वो इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी 7 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम डिटर्मिनेंट की सभी रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, जैसे 2 3 का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। सेकंड, अगर हम कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मींस पहली की जगह दूसरी, दूसरी की जगह पहली कर दें, तो माइनस का फर्क पड़ जाता है। तीसरी क्या है, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू 0। चौथी क्या है हमारे पास, अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो को या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो 3 से 4 से 5 से किसी रो को मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन कब नहीं डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी में और छठी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है।
छठी प्रॉपर्टी में अगर मैं किसी रो को मल्टीप्लाई करके अन्य रो में ऐड करता हूं तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। जैसे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है या माइनस किया है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिर्फ मैं, जैसे R1 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो है उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी आंसर हमारा सेम रहेगा। पांचवी प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम दो टर्म्स का सम या डिफरेंस है तो हम उसको इस वे से लिख सकते हैं। और सातवीं प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रॉपर्टी समझ आई है। तो अब इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर हम सम देखते हैं। एक एट्थ प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। सपोज जैसे मेरे पास 0 0 0 1 2 3 6 4 1, इसके सभी पहले फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट जीरो है तो इसको एक्सपेंड करें तो इसका आंसर आएगा जीरो, तो हम डायरेक्ट जीरो आंसर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले आपको 10th क्लास के ये दो फार्मूला जरूर आने चाहिए। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, और सेकंड है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो आपको ये दो फार्मूला जरूर आने चाहिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये यूज होंगे। स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आप पिक ले सकते हो, आप पॉज करके। ये एक्सरसाइज है, ये सेकंड पेज है स्टूडेंट्स, ये थर्ड पेज है। आप देखिए यहाँ पे सीबीएसई में हर बार आते हैं ये क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये फोर्थ पेज है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज की वीडियोज कम से कम 5 वीडियोज तो कम से कम बनेगी, तो आपको सिर्फ इसका सीक्रेट समझना है हमें करना क्या है। स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। देखिए उसने कहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वेनिशेस। उसने कहा है बिना एक्सपैंड किए, एक तो हम एक्सपैंड करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, बिना एक्सपैंड किए हमें इन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो दिखाना है। वेनिश मीन्स जीरो दिखाना है आपने बिना एक्सपैंड किए। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, डिटर्मिनेंट है 148 111 37 431 23 17 101। अब देखिए स्टूडेंट ये डिटर्मिनेंट है, बिना एक्सपैंड की हमें इसको जीरो दिखाना है। अब मुझे ये पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो में या एक कॉलम में कोई कॉमन है, कुछ कॉमन है हमारे पास, कोई नंबर कॉमन है तो हम उसमें से वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट 37 की टेबल में आते हैं सभी, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से हम 37 को कॉमन लेते हैं। टेक 37 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम से 37 को कॉमन लेते हैं हम लोग, तो 37 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 37 4 जा 148, 37 3 जा 37 1 जा 4 3 1 23 17 101। स्टूडेंट मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है यानी एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे C1 इज आइडेंटिकल टू C2, क्योंकि पहला कॉलम दूसरे कॉलम के आइडेंटिकल है, तो आप लिखोगे C1 इज आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल का साइन है C2, तो इट्स वैल्यू क्या आएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमने फर्स्ट कॉलम को जीरो के इक्वल प्रूव कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सेकंड हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 6 8 6x 9x
12x। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 3x कॉमन है यहाँ से थर्ड रो से, तो टेक 3x कॉमन फ्रॉम, लेट दिस इज डेल्टा, कॉमन फ्रॉम R3 यानी थर्ड रो से 3x कॉमन लेंगे तो 3x बाहर, तो अंदर क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 8, 3x जब बाहर ले लिया स्टूडेंट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपने देखा R1 इज आइडेंटिकल टू R3, R1 इज आइडेंटिकल टू R3, सो इट्स वैल्यू इज 0। वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 0। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? 2 डेल्टा उसको हम डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 2 2 ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो यहां से देखिए 2 कॉमन है और यहां से ए बी सी कॉमन है, तो हम 2 कॉमन यहां से ले लेंगे। टेक 2 कॉमन फ्रॉम C1 एंड ABC फ्रॉम C3, तो 2 और ABC बाहर आ गए, हमारे पास बचा 1 1 1 ABC और यहाँ से 1 1 1। अगेन यहाँ पे C1 इज आइडेंटिकल टू C3, इट्स वैल्यू इज 0। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई जेड माइनस 3, वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं किसी डिटर्मिनेंट में किसी अन्य रो को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं स्टूडेंट्स। मैंने सिक्स्थ प्रॉपर्टी बताई थी आपको, मैंने कहा था जो मैक्सिमम यूज होगी, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, R1 में क्या कर दिया, R1 में R2 को ऐड कर दिया। R2 को ऐड कर सकता हूँ यानी 1 से मल्टीप्लाई करके, मीन्स वही पड़ा। तो यहाँ पे जब मैंने R1 में R2 को ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस जेड बन गया, ये y प्लस जेड प्लस एक्स बन गया, और ये z प्लस एक्स प्लस वाई बन गया, और यहाँ z एक्स वाई और यहाँ -3 सो स्टूडेंट यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, सो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से कॉमन हो गया और यहाँ से -3 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बच गया स्टूडेंट्स 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अगेन यहाँ पे R1 इज आइडेंटिकल टू R3, R1 इज आइडेंटिकल टू R3, इट्स वैल्यू इज 0। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। हमें गिवन है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, आगे कोस अल्फा प्लस डेल्टा, कोस बीटा प्लस डेल्टा, कोस गामा प्लस डेल्टा। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं, पहले इसको खोलते हैं, तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फार्मूला, कोस ए कोस बी, कोस अल्फा कोस डेल्टा, माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ पे कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, यहाँ पे कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब स्टूडेंट्स मैंने सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहा था, किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में या कॉलम में किसी अन्य रो को किसी नंबर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें C3 में क्या करूँ, मैं C3 में कोस अल्फा कोस डेल्टा है, वहीं साइन अल्फा साइन डेल्टा है, तो कोस अल्फा कोस डेल्टा, कोस अल्फा ये रहा, अगर मैं इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड कॉलम को,
और इसमें माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो मैंने क्या किया, C3 में क्या किया स्टूडेंट्स, C3 में प्लस कर दिया, या C3 में प्लस कर दिया, इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, ये साइन डेल्टा साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस करेंगे तो C3 में प्लस कर दिया साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके किसको, C1 को, और माइनस कर दिया इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके, कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके C2 को। तो हम देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए R1 ऐसे कैसी, C1 ऐसे कैसी, साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग, ये C3 है, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, यहाँ पे कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको साइन डेल्टा, इसको जो प्रॉपर्टी है C3 में, यानी C3 में क्या करना है, ऐड साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके C1 को, यानी इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। जब इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो या ऐड करेंगे साइन अल्फा साइन डेल्टा प्लस साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर प्लस साइन गामा साइन डेल्टा, और स्टूडेंट इसको माइनस करना है कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस करें कोस अल्फा कोस डेल्टा, C2 को माइनस करना है कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई, माइनस कोस बीटा कोस डेल्टा, और ये माइनस कोस गामा कोस डेल्टा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये सभी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास C3 में क्या बच गया, 0, यानी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और ये 0 0 0। और मैंने आपको 8वीं प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है तो उसके वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये सभी एलिमेंट 0 है तो इसका आंसर कितना आया, 0। अब इसका 6th पार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट का 6th पार्ट क्या है हमारे पास, 0 a माइनस बी a माइनस सी b माइनस a 0 b माइनस सी c माइनस a c माइनस b 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम क्या करें, C1 में अगर मैं C1 माइनस C2 कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा, लगा सकता हूँ प्रॉपर्टी। और एक बार में स्टूडेंट्स हम 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, जैसे C1 में लगा ली और मैं C2 में भी लगा सकता हूँ, C2 माइनस C3। एक टाइम में हम 2 रो या 2 कॉलम से के ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तीनों कॉलम पे या तीनों रो पे प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अब देखिए C1 में क्या लिया, C1 माइनस C2, जब 0 में से इसको माइनस करोगे तो ये A प्लस का हो जाएगा और माइनस का B, और ये A माइनस B में से 0 माइनस करोगे तो A माइनस B, A माइनस C में से इसको माइनस करोगे तो ये C कैंसिल हो जाएगा तो A माइनस B बच जाएगा, और B माइनस A में से इसको माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो ये B माइनस C बच जाएगा। जब इसको माइनस करोगे ये भी B माइनस C, और जब इसको माइनस करोगे तो B माइनस C, और ये C माइनस A C माइनस B, और ये 0। तो यहाँ से A माइनस B कॉमन और यहाँ से B माइनस C कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, 1 1 1 1 1 1 C माइनस A C माइनस B 0। सो स्टूडेंट C1 इज आइडेंटिकल टू C2, सो इस वैल्यू इज 0। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।